ईरान के तेहरान शहर की अबू जर मस्जिद मस्जिद में ईरान का एक उभरता हुआ नेता लोगों के बीच भाषण देने के लिए पहुंचा था। उसी नेता के पास मस्जिद में जुमे की नमाज के नेतृत्व की जिम्मेदारी थी। नेता का भाषण शुरू होने ही वाला था कि एक आदमी पत्रकार बनकर मस्जिद में दाखिल हुआ और भाषण देने आए नेता के पास पड़े एक टेबल पर छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख दिया। जैसे ही उस नेता ने अपना भाषण देना शुरू किया तो उस टेप रिकॉर्डर से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हो गई। टेप रिकॉर्डर में एक विस्फोट हुआ और टेबल के पास बैठा वो नेता बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन उस विस्फोट में उस नेता की जान बच गई और इसी विस्फोट ने उस नेता को ईरान का सबसे बड़ा लीडर बना दिया, यानी कि सुप्रीम लीडर। कभी अबूजर मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने वाला वो शख्स अब मारा गया। वो शख्स जो इस्लाम धर्म के शियाओं के लिए इमाम बन चुके थे। नाम आयतुल्ला अली खामनेई। तारीख जब 28 फरवरी से 1 मार्च की ओर बढ़ रही थी, तभी विदेशी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक खबर चलने लगी। खबर यह कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी गई है। अमेरिका और इसराइल के इस ज्वाइंट अटैक में खामनेई मारे गए। इस जानकारी पर एक मोहर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर की। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई मर गया है। यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी है जिन्हें खामनेई और उसके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या फिर घायल कर दिया। खामेनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए थे, तब से अमेरिका 6 अलग अलग राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देख चुका है और इसराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के करीब 7 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। ट्रंप और नेतन्याहू के अब के कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट्स में से एक ईरान और ईरान के सर्वोच्च नेता रहे हैं, जिसे अब दोनों ने हासिल कर लिया है। लेकिन अयतुल्ला अली खामेनेई जिस गद्दी पर बैठे थे, उसे हासिल करना उनके लिए कुछ महीनों की तैयारी का नतीजा नहीं था। एक वक्त था जब शाह के राज में खामेनेई जेल में बंद थे। राजधानी तेहरान में एक म्यूजियम है, इब्रत म्यूजियम, जो शाह राज में पॉलिटिकल कैदियों के लिए कुख्यात जेल थी। अब उसी म्यूजियम में पुराने कैदियों की तस्वीरें टंगी हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर है खामेनेई की। तो इस वीडियो में अब इतिहास का हिस्सा बन चुके अयतुल्ला अली खामेनेई की कहानी और उनका ही इतिहास सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर का। 17 जुलाई 1939 ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद अली हुसैन खामेनेई। परिवार इस्लाम धर्म के शिया समुदाय से ताल्लुक रखता था। पिता हाज सैयद जवाद हुसैन खामेनेई अपने इलाके के बड़े धर्मगुरु थे। जवाद हुसैन के कुल 8 बच्चे थे, जिनमें अली खामेनेई दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने कुरान पढ़ना सीख लिया था। जब उनके हम उम्र बच्चे गलियों में खेलते थे, उस उम्र में अली खामेनेई सिर पर काली टोपी और इस्लामिक पोशाक पहनकर एक आलिम बनने का सपना देखा करते थे। साल 1957 की बात है। उस वक्त सैयद अली खामेनेई की उम्र यही कोई 18 साल रही होगी। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि वो इराक के शहर नजफ जाकर आगे की धार्मिक शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। नजफ वो शहर है जहां इमाम अली का मकबरा है। अली को शिया वर्ग के मानने वाले पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। पिता सैयद जवाद बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनसे दूर रहकर पढ़ाई करे, लेकिन खामेनेई जिद पर अड़े रहे। थक हार कर पिता ने उन्हें नजफ जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो वहां ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि बाहर रहकर खामेनेई को पढ़ाया जा सके। पिता ने उन्हें दोबारा ईरान बुला लिया। फिर यहीं ईरान के कोम शहर स्थित हौज़ा इस्लामिया नाम के एक धार्मिक संस्थान में दाखिला ले लिया। हौज़ा इस्लामिया में अली खामेनेई ने धार्मिक शिक्षा पूरी की और इज्तिहाद की डिग्री हासिल की। शिया समुदाय में इज्तिहाद को हायर एजुकेशन का दर्जा दिया गया है, जिसे पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति फतवा दे सकता है। फतवा यानी इस्लाम धर्म के किसी भी जटिल विषय पर कुरान के आधार पर उसका हल निकालना। हौज़ा इस्लामिया अली खामेनेई के जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस संस्थान में ईरान के कई बड़े इस्लामी विद्वान पढ़ते थे। उन्हीं में से एक नाम था अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी का। वही रुहुल्ला खुमैनी जो आगे चलकर ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बनने वाले थे। अब खुमैनी अली खामेनेई के गुरु बन चुके थे। रुहुल्ला खुमैनी एक ऐसे शख्स थे जो मानते थे कि ईरान में इस्लामी शासन होना चाहिए। उनका कहना था कि देश का पूरा सिस्टम इस्लामी कानून के अधीन होना चाहिए। लेकिन यह वो दौर था जब ईरान एक सेकुलर मुल्क हुआ करता था।
जहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी, जो पश्चिमी संस्कृति के हिमायती थे। हौजा इस्लामिया में पढ़ाई के दौरान अली खामेनेई अपने उस्ताद रूहुल्लाह खोमैनी के विचारों की गहराई से प्रभावित हो गए। वो घंटों अपने गुरु से बातचीत करते। उनकी चर्चा का अहम विषय था कि ईरान को इस्लामी देश कैसे बनाया जा सकता है। धीरे धीरे अली खामेनेई रूहुल्लाह खोमैनी के विचारों के कट्टर समर्थक बन गए। अब वो भी यही चाहते थे कि ईरान एक इस्लामिक देश बने, और आखिरकार इन दोनों का ये सपना पूरा हुआ। ईरान में इस्लामी क्रांति आई और साल 1979 में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। तारीख थी 1 फरवरी 1979। ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर एक विमान ने लैंड किया। दरवाजा खुला, सामने एक शख्स उतरे। सफेद दाढ़ी, काली पगड़ी, गहरी नजर और शांत चेहरा। ये थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। वो पूरे 14 साल के लंबे निर्वासन के बाद अपने वतन लौटे थे। खोमैनी की वापसी को काफी योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया था। उनके प्लेन में 120 विदेशी पत्रकार भी सवार थे, ताकि प्रधानमंत्री बख्तियार पर दबाव बनाया जा सके कि वो प्लेन पर अटैक ना करें। खोमैनी के स्वागत के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों पर, हर तरफ बस लोग ही लोग थे। ये वही ऐतिहासिक दिन था जब खोमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की घोषणा की थी। एयरपोर्ट पर भाषण देने के बाद खोमैनी बेहेश्ते ज़हरा कब्रिस्तान गए, जहां क्रांति के दौरान मारे गए कई लोगों को दफनाया गया था। वहां भी लाखों समर्थक उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। खोमैनी ने तुरंत शाहपुर बख्तियार के मंत्रिमंडल को अवैध घोषित कर दिया और अपनी सरकार को नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को उन्होंने मेहदी बाजारगन को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। क्रांतिकारियों ने पुलिस थानों, जेलों और सरकारी केंद्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 11 फरवरी को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने बख्तियार की सरकार और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष में अपनी तटस्थता की घोषणा की और अपनी सेनाओं को सड़कों से हटा लिया। इसके परिणाम स्वरूप बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया और पेरिस चले गए, और इस तरह खोमैनी के ईरान लौटने के महज 10 दिन के अंदर शाह सरकार का तख्ता पलट हो गया। 2500 साल पुरानी फारसी सम्राटों की परंपरा, जिसे पर्शियन एम्पायर कहा जाता था, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज अब अतीत बन चुका था। ईरान अब एक नया देश बन चुका था, एक इस्लामी राष्ट्र जो इस्लामी कानूनों के तहत चलेगा, और इस नए ईरान का सर्वोच्च नेता बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। इस नए दौर के ईरान में एक और नाम मशहूर हो रहा था, जिसने रूहुल्लाह खोमैनी के निर्वासन के दौर में उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया था। ये नाम था सैयद अली हुसैनी खामेनेई का। इस्लामी क्रांति की जीत के बाद खामेनेई ने तेजी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। क्रांति के तुरंत बाद उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया, जो नई सरकार की नीतियां तय करने वाली अहम बॉडी थी। इस बॉडी में खोमैनी के सबसे भरोसेमंद लोग शामिल थे, जो इस्लामी गणतंत्र की दिशा तय कर रहे थे। खामेनेई ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाई। इसके साथ ही वो संसद के सदस्य बने और उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। ये वो दौर था जब ईरान को नई व्यवस्था के साथ साथ बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। खामेनेई ने इन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। इतना ही नहीं, उन्हें तेहरान में जुमे की नमाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी मिली। ये एक धार्मिक और सियासी तौर पर बहुत बड़ा मंच था, जहां लाखों लोग उनके भाषण सुनने आते थे। उनके ये भाषण न केवल धार्मिक होते थे, बल्कि क्रांति की भावना को भी जिंदा रखते थे। लेकिन ये दौर अली खामेनेई के लिए खतरे से भरा हुआ था। साल था 1981। तेहरान की एक मस्जिद में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। भीड़ उन्हें ध्यान से सुन रही थी। उसी बीच वहां एक टेप रिकॉर्डर रखा गया। ये टेप रिकॉर्डर कुछ ही पलों में फटने वाला था। दरअसल उसमें बम छिपा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद हिल उठी। लोग चीखने लगे, अफरा तफरी मच गई। खामेनेई जमीन पर गिर पड़े। उनका दाहिना हाथ और कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया। हमला बहुत गंभीर था। बाद में पता चला कि इस हमले के पीछे फुरकान ग्रुप था। ये एक कट्टरपंथी संगठन था जो इस्लामी सरकार के खिलाफ था। खामेनेई को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनका दाहिना हाथ अब कभी ठीक नहीं होगा। वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका है। लेकिन इस हमले का राजनीतिक लाभ उन्हें आगे चलकर मिलने वाला था। इलाज के दौरान भी वो लगातार क्रांति की बात करते रहे, अपनी प्रतिबद्धता दोहराते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाएं हाथ से लिखना और काम करना शुरू किया और फिर से अपने धार्मिक और राजनीतिक कामों में जुट गए। इस हमले ने लोगों की नजर में उनकी छवि और भी मजबूत कर दी। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो जान की बाजी लगाकर भी अपने मिशन पर डटा रहा।
साल 1981 चल रहा था। ईरान अभी इस्लामी क्रांति के बाद संभल ही रहा था, लेकिन उसी साल अगस्त में एक बड़ा धमाका हुआ। तेहरान में एक सरकारी मीटिंग के दौरान बम फट गया। इस धमाके में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहूनर मारे गए। इस हमले के पीछे था मुजाहिदे खल्क यानी कि MEK। पूरा देश दहल उठा। सरकार अभी 2 साल भी पूरे नहीं कर पाई थी। लोग डर और अराजकता के साए में जीने लगे थे। ऐसे समय में अली खामेनेई ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई। उन्होंने देश की बागडोर संभालने की ठानी। राष्ट्रपति चुनाव में उतरे। अक्टूबर 1981 में हुए चुनाव में खामेनेई को 95% वोट मिले। एक तरफा जीत, क्योंकि मीर हुसैन मूसवी समेत 3 बड़े नेताओं ने उनका खुलकर समर्थन किया था। खामेनेई राष्ट्रपति बने, मूसवी उनके प्रधानमंत्री। इसी दौरान ईरान पर एक और आफत टूट पड़ी, ईरान इराक युद्ध। सितंबर 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध पूरे 8 साल चला, 1980 से लेकर 1988 तक। करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई। युद्ध की शुरुआत में ईरान कमजोर लग रहा था। नई सरकार थी, सेना बिखरी हुई थी, आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं थे। ऐसे में राष्ट्रपति खामेनेई ने खुद मोर्चा संभाला। वो मोर्चों पर खुद जाने लगे। वो सैनिकों से मिलते, उनके साथ नमाज पढ़ते, उनका हौसला बढ़ाते। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को और मजबूत किया। आज भी ये ईरान की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। 1987 में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिका की मध्य पूर्व नीति की तीखी आलोचना की। कहा, अमेरिका इस क्षेत्र के लिए खतरा है। उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों से अपील की, एकजुट हो जाइए, पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ खड़े होइए। इस भाषण ने उनकी विदेश नीति की दिशा साफ कर दी। वो पश्चिम विरोधी थे और ईरान को इस्लामी पहचान वाला स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। आज भी यही उनकी राजनीति की बुनियाद है। 3 जून 1989 एक बड़ा दिन आया। अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। पूरे देश में मातम छा गया। पहले खुमैनी ने अयतुल्ला मुंतज़िरी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन मार्च 1989 में उन्हें हटा दिया गया। वजह थी मुंतज़िरी के उदारवादी विचार। अब सवाल था, कौन बनेगा अगला सर्वोच्च नेता। 4 जून 1989 विशेषज्ञों की सभा बैठी। वहीं पर सामने आया एक नाम, अली खामेनेई। लेकिन यह आसान फैसला नहीं था। ईरान के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता को मर्जाए तकलीद यानी सबसे ऊंचे धार्मिक दर्जे का होना चाहिए था। खामेनेई उस वक्त सिर्फ होस्तुल इस्लाम थे, यानी मध्यम दर्जे के धर्मगुरु। बहस छिड़ गई। कई लोगों ने आपत्ति जताई। खुद खामेनेई ने कहा, मैं इस पद के लायक नहीं हूं। लेकिन उनके पास था क्रांति का अनुभव, लोगों का समर्थन और खुमैनी के विचारों के प्रति निष्ठा। हाशमी रफसंजानी, जो खुद क्रांति के नायक थे, उन्होंने जोरदार समर्थन दिया। संविधान बदला गया। नई शर्त जोड़ी गई कि नेता में धार्मिक ज्ञान के साथ समकालीन राजनीतिक समझ भी होनी चाहिए। यही संशोधन खामेनेई के लिए सत्ता का रास्ता बना और इस तरह 4 जून 1989 को उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। 4 जून 1989 से 28 फरवरी 2026 तक खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी पर रहे। अब वो गद्दी खाली हो चुकी है। ईरान के सामने कई सवाल सर उठाए खड़े हैं। मसलन ये कि अमेरिका इजराइल के हमले का अब क्या जवाब होगा। ईरान खुद को कैसे बचाएगा, जो बिल्कुल ही अलग थलग पड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल कि खामेनेई की जगह कौन लेगा। तो ये थी अली हुसैन खामेनेई की जिंदगी की पूरी कहानी, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ईरान पर हुए हमले को लेकर आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।